से विचार और करना, है ना, क्योंकि पूरे सिलेबस को हमने 2 भागों में बांट दिया था, याद होगा। ऐसे टॉपिक जो एक दिन में खत्म कर सकते हैं आप, और दूसरा टॉपिक जिनको रेगुलर आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। रेगुलर प्रैक्टिस वाली चीजें जो हैं, ठीक से बैठ जाइए ना मैडम, एक अंगू बैठे हूँ। रेगुलर प्रैक्टिस वाली जो टॉपिक हैं, नियमित अभ्यास की जिनको आपको जरूरत है, इसको आप आज से ही चालू करो, ठीक है। इसके अंतर्गत विलोम शब्द वगैरह हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, पर्यायवाची कैसे पढ़ना है इस पे कल हमने चर्चा की थी। इसके अलावा जैसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, वो आप क्लास में पढ़ ही नहीं सकते हैं, ठीक है। आपको क्लास में मैं कितने बता पाऊंगा, 50 बता पाऊंगा, 60 बता पाऊंगा, 100 बता पाऊंगा, और जरूरी है क्या उसी 50 या 100 में आ जाए? नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि मैं आपको पुराने पेपर कुछ सॉल्व करा दूं, ठीक है, ये मैं कर सकता हूँ कि इन टॉपिक से रिलेटेड पुराने क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दूं, ठीक है, ये मैं कर सकता हूँ, तो वो मैं करा दूंगा आपको। लेकिन जरूरी नहीं है कि वही क्वेश्चन यहाँ से आ जाए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन रिपीट सबसे ज्यादा ये वाले हिस्से से होते हैं, ठीक है। यहां से भी होंगे लेकिन कम होते हैं यहां से। अब जब मैं आपके सिलेबस को पूरा डील कर चुका हूं, तो आज हम लोग एक टॉपिक शुरू करने वाले हैं, भाषा बोध, ठीक है। आपके सिलेबस में डायरेक्ट नहीं लिखा है, लेकिन 2019-20 के पैटर्न के बाद से यहां से मान के चलो कि हर एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। चाहे आप टीचर भर्ती का ले लो, चाहे कोई सा भी एग्जाम ले लो, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। भाषा बोध है क्या, यानी हम भाषा बोध के अंतर्गत हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि भाषा है क्या, भाषा में कौन कौन से गुण होते हैं, है कि नहीं, भाषा के कितने प्रकार होते हैं, ये हम जानने का प्रयास करते हैं। तो भाषा बोध में सबसे पहला चीज, भाषा क्या है, भाषा को कैसे परिभाषित किया जाता है। अगर टेक्निकली देखें तो भाषा जो है ये संस्कृत के भाष धातु से बनती है, संस्कृत के भाष धातु से बनती है, जिसका अर्थ होता है बोलना। भाष का अर्थ क्या होता है? बोलना। तो वह माध्यम जिससे हम बोलकर अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? भाषा कहा जाता है। तो भाष शब्द से व्युत्पत्ति है किसकी? भाषा शब्द की। ये तो ठीक है। ये जो भाषा शब्द है, ये जो भाषा शब्द है, इसकी पहली बार परिभाषा दी गई थी आचार्य पतंजलि की पुस्तक, जिसका नाम क्या था? महाभाष्य। इस महाभाष्य में पहली बार परिभाषित किया गया था भाषा को। व्याकरण की 2 किताबें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछता है, कभी जीएस में भी पूछ देते हैं, कभी भाषा वाले सेक्शन में। 2 किताबें बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली किताब है आचार्य पाणिनि की अष्टाध्यायी। नाम सुना है आपने? आचार्य पाणिनि कौन थे? आचार्य पाणिनि कौन थे? कौन थे पाणिनि? पाणिनि हमारे भारत के ऋषि थे, ठीक है। इन्होंने भाषा पर शोध किया और पूरे विश्व में व्याकरण की पहली पुस्तक लिखी, जिसका नाम क्या रखा था? अष्टाध्यायी। ये पूरी दुनिया में व्याकरण की पहली किताब थी। उसके पहले दुनिया व्याकरण नहीं जानती थी। व्याकरण से परिचित कराया किसने? आचार्य पाणिनि ने। आचार्य पाणिनि की पुस्तक थी अष्टाध्यायी, जो कि संस्कृत के व्याकरण पर आधारित थी, संस्कृत की व्याख्या करती थी। बाद में इसी अष्टाध्यायी पर टीका लिखने का काम किया आचार्य पतंजलि ने। पतंजलि का नाम तो सुने ही है, सुने हैं ना? आचार्य पतंजलि का नाम सुने हैं ना? रामदेव बाबा वाले, हाँ वही है, ठीक है। योग सूत्र के प्रतिपादक है हमारे यहाँ। जो षड दर्शन हम लोग भारतीय परंपरा में, दर्शन परंपरा में जो 6 दर्शन पढ़ते हैं, उसमें एक दर्शन योग दर्शन है। उस योग दर्शन के प्रतिपादक माने जाते हैं पतंजलि मुनि। इन्होंने इस अष्टाध्यायी को सरल किया और पुस्तक लिखी, जिसका नाम क्या रखा है इन्होंने? महाभाष्य। और इसी महाभाष्य के पहले सर्ग में ही परिभाषित किया है किसको? भाषा को। और भाषा को परिभाषित करते हुए आचार्य पतंजलि लिखते हैं, भाषम व्यक्तायाम वाची
भाषम व्यक्तायाम वाची भावम मनेन उपजन्ते। भावम मनेन उपजन्ते, सरल सी परिभाषा दी इन्होंने। क्या कहा? भाषा अभिव्यक्ति का वह माध्यम है जो मन में उपजने वाले भावों को अभिव्यक्त करती है। तो यहां पर सीधा सा एक अर्थ निकलता है कि भाषा का मतलब केवल बोलना नहीं है। भाषा का अर्थ होता है भावाभिव्यक्ति। भावों की अभिव्यक्ति को ही हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भावों की अभिव्यक्ति को ही क्या कहा जाता है? भाषा कहा जाता है। तो ये तो हो गई भाषा की परिभाषा। ठीक। अब भाषा के कुछ गुण होते हैं। भाषा के कुछ गुण हैं जिनमें सबसे पहला गुण ये होता है कि भाषा क्या होती है? सदैव परिवर्तनशील होती है। यानी भाषा कभी भी स्थिर नहीं होती है, ये सदैव परिवर्तनशील होती है। ठीक है, कबीरदास भी तो कहते हैं ना, कोस कोस में पानी बदले, चार कोस में बानी। भाषा बदलती रहती है। भाषा कभी भी स्थायी नहीं हो सकती। भाषा कभी स्थायी नहीं होती। भाषा पर अलग अलग चीजों का प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण उसका स्वरूप जो है वो थोड़ी थोड़ी दूर में, थोड़े थोड़े समय के बाद क्या होते रहता है? परिवर्तित होते रहता है। तो भाषा के इस परिवर्तनशीलता के तीन प्रमुख कारण माने जाते हैं। एक कारण माना जाता है भाषा पर क्षेत्रीयता का प्रभाव। भाषा पर क्षेत्रीयता का प्रभाव, यह सबसे पहला कारण होता है। यानी कोई भी भाषा परिवर्तित होती है तो उसका एक कारण होता है क्या? क्षेत्रीयता। जैसे आप हिंदी बोल रहे हैं, दूसरे राज्यों में भी हिंदी बोली जाती है, लेकिन आपके राज्य की हिंदी दूसरे राज्य की हिंदी से अलग होगी। क्यों? वहां की जो क्षेत्रीय भाषा है उसका प्रभाव उस पर पड़ता है। यानी भाषा जो है वो किससे प्रभावित हो रही है? क्षेत्रीयता से प्रभावित हो रही है। दूसरा, भाषा प्रभावित होती है समय से। समय के कारण इसके स्वरूप में क्या होती है? भिन्नता आती जाती है, परिवर्तन होने लगता है। क्यों होता है सर ऐसा? क्यों होने लगता है ऐसा? समय कोई लोहा थोड़ी है जो जंग लग जाएगा उस पर, या भाषा कोई लोहा थोड़ी है जो जंग लग जाएगा। भाषा तो भावाभिव्यक्ति का तरीका है ना। हाँ, क्यों होता है ऐसा कि वो उस पर समय का प्रभाव पड़ता है? एक जन बोला ना, आते बोल। ठीक, सुधार करते हैं आप भाषा में। असल में भाषा की परिवर्तनशीलता समय के कारण इस तरह से होती है कि आप मानवीय प्रवृत्ति को जब देखेंगे, है ना, मनुष्यों की जो प्रवृत्ति होती है वो प्रवृत्ति ये कहती है कि आप कठिन शब्दों का उच्चारण मत करिए, आप कठिन शब्दों को सरल करके अपने तरीके से उच्चारित करिए। होता है ये? होता है ना? होता है। इसलिए आप देखना, आज भी बहुत सारे क्षेत्रों में कठिन शब्द बोले ही नहीं जाते। क्रिकेट को क्रिकेट बोल देंगे, बोलते हैं आज भी। क्यों बोलते हैं सर? शब्द तो क्रिकेट है, उसको क्रिकेट क्यों बोल दिया जाता है? क्योंकि क्रिकेट बोलना मेरी भाषा में आसान है बनिस्बत क्रिकेट बोलने के, है कि नहीं? क्रिकेट बोलना कठिन है, इसीलिए मैं क्रिकेट ना बोल करके उसको क्या बोल देता हूं? क्रिकेट बोल देता हूं, है कि नहीं? धीरे धीरे ये मेरे रूढ़ हो जाएगा, ये धीरे धीरे मेरे लिए क्या हो जाएगा? रूढ़ हो जाएगा, और मैं उसको क्रिकेट बोलूंगा ही नहीं, क्रिकेट ही बोलता जाऊंगा। यानी समय जो है इसके कारण भाषा क्या हो गई? बदल गई, वो उच्चारण में आ गया अब मेरे, है कि नहीं? इसको आप एक तरीके से और देख सकते हो। दूसरा तरीका ये देख सकते हो कि 400, 500, 600 साल पहले भी तो हिंदी बोली जाती थी। हिंदी के जो साहित्य हैं वो तो हमको लगभग 10वीं सदी से मिलते हैं, है कि नहीं? लगभग 10वीं सदी से आचार्य रामचंद्र शुक्ल बोलते हैं कि हिंदी का साहित्य जो है वो 1050 विक्रम संवत से प्रारंभ हुआ है। विक्रम संवत बोल रहा है मतलब 993 ईस्वी हो जाएगा। ये 57 माइनस करोगे तो, है कि नहीं? विक्रम संवत से ईस्वी में जाने के लिए आप क्या करते हो? 57 माइनस करते हो तो 993 ईस्वी हो गया। यानी 10वीं सदी से हमारे यहाँ हिंदी बोली जा रही है। 10वीं सदी से हिंदी का स्वरूप है हमारे यहाँ। क्या वो हिंदी ठीक वैसी ही है जैसा कि आज बोली जाती है?
नहीं, उसमें परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन हुआ है कि नहीं? कैसे परिवर्तन हुआ है सर? बहुत सारे शब्द बदल गए हैं, बहुत सारी चीजों का हमने नाम बदल दिया है कि नहीं? बदल दिया। जैसे पहले बोला जाता था क्षीर, अब बदल करके हो गया खीर, हो गया ना? हाँ, पहले बोला जाता था अक्षर, अब बदल करके हो गया आखर। पहले बोला जाता था महिष, अब बोला जाता है भैंस। पहले बोला जाता था बलिवर्द, अब बोला जाता है क्या? बैल। पहले बोला जाता था वत्स, अब बोला जाता है बछड़ा। पहले ये बोला जाता था, अब उसको आपने इस रूप में लेकर के आ गए हो। आप क्यों ले आया है? क्यों लेकर के आए होगे? क्योंकि ये बोलना सरल है सर, इसको बोलने से, है कि नहीं? कौन बलिवर्द बोलते रहे है, बैला आदमी है बोल ज्यादा अच्छा है कि नहीं? हाँ, तो बलिवर्द बोलना कठिन है, बैल बोलना आसान, इसलिए हमने इन शब्दों को अपना लिया है। तो समय के कारण ये परिवर्तन हमको दिखाई पड़ता है, और इसके पीछे कारण है हमारी मानवीय प्रवृत्ति। हमारी मानवीय प्रवृत्ति जो कि ये कहती है कि हम शब्दों को आसान रूप में उच्चारित करें। तो परिवर्तनशीलता का एक कारण हमको ऐसा दिखाई पड़ता है। ठीक, अब तीसरा कारण क्या है? तो तीसरा कारण होता है सांस्कृतिक संक्रमण। तीसरा कारण क्या है? सांस्कृतिक संक्रमण। क्या मतलब होता है सर सांस्कृतिक संक्रमण का? देखिए, सांस्कृतिक संक्रमण का सीधा सा मतलब होता है दो संस्कृतियों का मेल होना। दो संस्कृतियां जब आपस में मिलती है तो वहां पर कुछ ना कुछ लेन देन होता है। जब भी एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के प्रभाव में आती है, एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के प्रभाव में जब आ रही है, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में कुछ चीजों का लेन देन होता है। कुछ चीजें यहां से निकल के यहां आ जाएंगी, कुछ चीजें यहां से निकल करके यहां आ जाती है। क्या चीजें निकल के आती हैं सर? ये कोई वस्तु होती है क्या? नहीं। तीन चीजें याद रखना। पहली चीज जिसका लेन देन होता है वो है रीति रिवाजों का लेन देन। रीति रिवाज, कुछ कुछ इस संस्कृति के ऐसे हिस्से होते हैं जो इसमें आ जाते हैं, कुछ इसके हिस्से होते हैं जो इसमें आ जाते हैं। होता है ये, है कि नहीं? बहुत सारे हमारे छत्तीसगढ़ में ही देखना, पुराने कल्चर खत्म हो गए हैं, उसकी जगह पे नए कल्चरों ने ले लिया है। नए जो संस्कृति हैं या दूसरी संस्कृति के जो तत्व हैं वो हमारी संस्कृति में शामिल हो गए हैं। हो गए। नवरात्रि में देख लो ना, नवरात्रि में हमारे यहाँ क्या होता था? हमारे यहाँ सुआ कर्मा चलता था, अब क्या होता है? गरबा होता है। हो गया, बदल गया स्वरूप, है कि नहीं? ये क्यों हुआ? क्योंकि हम दूसरी संस्कृतियों के संपर्क में आए हैं, उस संस्कृति के संपर्क में आए, उससे हमने इसको ग्रहण कर लिया है। तो ये एक चीज जिसका लेन देन होता है। दूसरी चीज जिसका लेन देन होता है वो है साहित्यों का लेन देन। एक भाषा के साहित्य जो है वो दूसरी भाषा में, और दूसरी भाषा के साहित्य पहली भाषा में आ जाते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि जब भी आप किसी दूसरे साहित्य को पढ़ेंगे, दूसरे भाषाओं के साहित्यों को पढ़ेंगे, जैसे मान लो आप अंग्रेजी की कोई बहुत शानदार कहानी पढ़ रहे हो, तो आपके मन में आएगा कि क्यों ना मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दूं। आएगा, क्यों? क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना, खासकर हिंदी माध्यम वालों का, वो क्या बोलता है? आप कोई भी किताब पढ़ो लेकिन समझो अपनी भाषा में, है कि नहीं? आप पढ़ते अंग्रेजी के शब्द हैं लेकिन समझते अपनी भाषा में। ये होता है, ठीक है? इसीलिए हमको अगर कोई इंग्लिश में अंग्रेजी पढ़ाए तो हमको समझ नहीं आती, हमको अंग्रेजी भी हिंदी भाषा में चाहिए। होता है कि नहीं? ये है हमारे साथ, ठीक है? जबकि हम सीखने वो भाषा आए हैं और व्यवहार अपनी भाषा में कर रहे हैं, क्योंकि वो उसमें समझना ज्यादा आसान है, ठीक है? साहित्यों का लेन देन कैसे होगा? जब भी दो संस्कृतियां आपस में मिलती हैं तो एक भाषा के साहित्य दूसरी संस्कृति में, दूसरी संस्कृति से पहली संस्कृति में, और ये होता है अनुवाद के माध्यम से। अनुवाद के माध्यम से। और हमारी संस्कृति का तो बहुत पहले से दूसरी संस्कृतियों से मेलजोल रहा है कि नहीं? हाँ, प्राचीन भारत में देखोगे तो शक, कुषाण, पहलव लोग आते हैं, ईरानी, यूनानी लोग आते हैं। उसके बाद फिर मध्यकालीन भारत में आओगे तो फिर ये सब आते हैं, मंगोल लोग आते हैं, तुर्क लोग आते हैं, फारसी लोग आते हैं,
अरबी लोग आते हैं, अरबी आक्रमण पढ़ते हो आप हमारे यहाँ। आधुनिक भारत आओगे तो वहां तो भर्रा पेला है, फिर डच आते, अंग्रेज आते है ना, पुर्तगाली आते, स्पेन वाले मन आते, रंग रंग के प्रजातियां है हमारे। तो इनसे भी तो हमारी संस्कृति का मेल जोल बढ़ा है। तो क्या उनकी संस्कृति के साहित्य हमारी संस्कृति में नहीं आए होंगे? आए ही होंगे। हमारी संस्कृति से उन्होंने साहित्य लिए हैं, हुआ है। हमारे जैसे बहुत सारे ग्रंथ है, उन्होंने अपनी भाषा में क्या कर लिया, अनुवाद कर लिया। जैसे हमारे साहित्यों में अगर देखा जाए तो अंग्रेज जब हमारे यहाँ आए तो उन्होंने सबसे पहले जो पुस्तक अनुवाद किया उसका नाम था अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम को क्या किया उन्होंने, अनुवाद किया था। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। ठीक है, कालिदास की रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। ये अंग्रेजी में अनुवाद होने वाला पहला साहित्य था। अंग्रेजी में पहला साहित्य जिसको किसमें अनुवाद किया गया, अंग्रेजी में साहित्य किया। हुआ क्या सर इससे? हुआ ये कि हमारे भाषा का साहित्य उनकी भाषा में चला गया, उनकी संस्कृति में चला गया ना। हमारा साहित्य था, उनकी संस्कृति में चला गया, ये हुआ। वैसे ही आज की डेट में आप टॉल्स्टॉय को, रूसो को, वॉल्डेयर को, ओ हेनरी को, बड़े बड़े जो साहित्यकार हैं, इन सब के साहित्यों को पढ़ सकते हो। अंग्रेजी नहीं भी आती तो भी समझ सकते हो। क्यों? क्योंकि उनके अनुदित ग्रंथ आपके पास हैं, अनुवाद किए हुए ग्रंथ आपके पास उपलब्ध हैं। हुआ क्या, उनकी भाषा के साहित्य क्या हो गए, हमारी भाषा में आ गए, हमारी संस्कृति में आ गए। तो जब भी दो संस्कृतियां आपस में मिलेंगी तो साहित्यों का लेन देन होता है, और किस माध्यम से होता है, अनुवाद के माध्यम से। तीसरी चीज जिसका लेन देन होता है वो है शब्दों का लेन देन, या इसी को आप बोल सकते हो भाषा का लेन देन। शब्दों का लेन देन होता है। जब भी दो संस्कृतियां आपस में मिलती हैं तो एक संस्कृति के शब्द दूसरी संस्कृति में, दूसरी संस्कृति के शब्द पहली इस संस्कृति में आ आते हैं, और इतने इस तरीके से घुल मिल जाते हैं ये कि हम दूसरी संस्कृति से आए हुए शब्दों का हिंदी भी नहीं जानना चाहते। आलू का कौन हिंदी जानना चाहता है? चाय का कौन हिंदी जानना चाहता है? क्रिकेट का कौन हिंदी जानना चाहता है? जानना चाहते हो? नहीं जानना चाहते सर। पेंसिल का कौन हिंदी जानना चाहता है? पेन का कौन हिंदी जानना चाहता है? नहीं जानना चाहते सर। ये ऐसे शब्द है जो दूसरी भाषा से हमारे यहाँ आए हैं ना। और ये कब संभव हुआ? जब सांस्कृतिक संक्रमण की स्थिति पैदा हुई। तो जब भी सांस्कृतिक संक्रमण होगा, इन तीन चीजों का लेन देन हमेशा होगा। एक तो रीति रिवाजों का लेन देन, एक साहित्यों का, और तीसरा भाषा का लेन देन। और भाषा का लेन देन किसके माध्यम से होता है? शब्दों के माध्यम से। हमारी भाषा के बहुत सारे शब्द उनकी भाषा में चले गए हैं, और उनकी भाषा से बहुत सारे शब्द निकल करके हमारी भाषा में आ गए हैं, और यही से जन्म होता है विदेशज शब्दों का। विदेशज शब्द जो आप पढ़ते हैं ना, वो यही तो है। विदेशज शब्दों का मेन कॉन्सेप्ट क्या है? दूसरी भाषा के संपर्क में आओ, उनकी भाषा से शब्द लो, वो आपके लिए विदेशज शब्द है। ठीक है, चलिए, तो ये है भाषा का पहला गुण। ये तीन कारण होते हैं जिसके कारण भाषा क्या हो जाती है? परिवर्तनशील हो जाती है। इन तीनों का प्रभाव भाषा पर पड़ेगा ही। एक क्षेत्रीयता का, दूसरा समय का, और तीसरा सांस्कृतिक संक्रमण का। इसके बाद है भाषा पर क्षेत्रीयता का प्रभाव। ठीक है, वही चीज है। इसको आप ये भी बोल सकते हो कि भाषा पर क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव पड़ता है। क्षेत्रीय बोली या भाषा का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, एक और गुण होता है भाषा में। कोई भी भाषा हो, वो अपने आसपास की भाषाओं से, अपने आसपास की बोलियों से निरंतर प्रभावित होती रहती है। हर भाषा, चाहे मैं हिंदी की बात करूं, चाहे अंग्रेजी की बात करूं, चाहे उड़िया की बात करूं, मराठी की बात करूं, छत्तीसगढ़ी की बात करूं, दुनिया की कोई भी भाषा ऐसी नहीं है जो अपने आसपास की भाषाओं से प्रभावित ना होती हो। हर भाषा अपने आसपास की भाषाओं से क्या होती रहती है? प्रभावित होती रहती है। ठीक, चलिए, तीसरा गुण, भाषा में यादृच्छिकता होती है, या यूं कहूं कि भाषा क्या होती है? यादृच्छिक होती है। भाषा कैसी होती है? यादृच्छिक होती है। यादृच्छिकता का मतलब होता है रैंडमनेस। और ये यादृच्छिकता आपको भाषा में दो तरीकों से दिखाई पड़ेगी।
पहला, हर भाषा में हर वस्तु का एक नाम होता है ना। हर भाषा में हर वस्तु का नाम होना, ये क्या है? ये यादृच्छिकता है। जैसे ये क्या है? कुर्सी है हिंदी में, और यही वस्तु अंग्रेजी में क्या है? वस्तु तो वही है ना। ऐसा थोड़ी है चेयर बोलने से 5 टांग हो गई, कुर्सी बोलने से 3 हो गई, ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ सर। वस्तु वही है, आपने इसको भुलाने का या इसका जो नाम है वो क्या कर दिया? परिवर्तित कर दिया। तो भाषा में परिवर्तन के साथ वस्तुओं के नाम भी परिवर्तित हो जाते हैं। और जहां परिवर्तन नहीं होता, जैसे मान लो हमारी भाषा में इस वस्तु के लिए कोई शब्द नहीं है, तो हम क्या करते हैं? उसी भाषा के शब्द को अपना लेते हैं। जैसे चाय, चाय शब्द है, चाय के लिए हमने हिंदी खोजी क्या? नहीं सर, चाय को तो चाय बोलते हैं, चाय को चाय ही बोला जाता है। और कुछ बोलते हो क्या? नहीं बोलते सर, है कि नहीं? तो चाय शब्द हो गया, ये विदेशक शब्द है, और इसको भी हमने अपनी भाषा में ले आए और अपनी भाषा में भी इसको उसी रूप में प्रयोग करने लग जाते हैं। ये कब होता है? जब हम दूसरी भाषा से शब्द ले लेते हैं। ठीक है। और ये स्थिति पैदा कब होती है? जब हमारी भाषा में इस पर्टिकुलर वस्तु के लिए कोई शब्द नहीं होता है। नहीं होता है। चाय शब्द के लिए भारत में कोई शब्द नहीं था, इसलिए हमने चाय अपना लिया शब्द। हर भाषा में हर वस्तु का एक नाम होता है। जैसे ये घूम रहा है, क्या है ये? पंखा हिंदी में, अंग्रेजी में यही क्या है? यही वस्तु है। वो जो हवा आ रही है वहां से, वो क्या है? वहां से खिड़की है, हिंदी में खिड़की है, हिंदी में खिड़की है ना। यही वस्तु अंग्रेजी में क्या है? विंडो है। यही वस्तु अरबी भाषा में चिलमन है, यही फारसी भाषा में झरोखा है। वस्तु वही है कि नहीं? देशज शब्दों में जाओगे तो इसी वस्तु को जंगला बोल देते हैं, लेकिन वस्तु तो वही है ना। बदला क्या? हाँ, विदेशी भाषा में मेरा नाम बुला रहे करके इसकी चौड़ाई बढ़ गई, ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं, वस्तु तो वही है ना। वस्तु वही है, भाषा परिवर्तित हुई तो इसका नाम भी बदल गया। ये है पहले प्रकार की यादृच्छिकता। तो भाषा की यादृच्छिकता का पहला प्रकार ये होता है कि हर भाषा में हर वस्तु का एक नाम होता है। ओके। दूसरे प्रकार की यादृच्छिकता, दूसरे प्रकार की यादृच्छिकता ये होती है कि किसी वस्तु के नामकरण के पीछे कोई लॉजिक नहीं होता है कि नहीं? कोई वस्तु है, उसके पीछे कोई तर्क नहीं होता। इसको आप बोल सकते हो नामकरण के पीछे तर्क ना होना। रैंडमली आपने क्या किया? नाम दे दिया, रैंडमली उठाया नाम दे दिया। काव काव करता है, कौवा बोल दिए। कौवा बोलने का रीजन क्या है? तो आवाज तो ये पोंगा वाले भी कर रहे हैं, इनको कौवा बोल दोगे क्या? नहीं, आवाज उनसे ज्यादा कर्कश है। हाँ, बोल दोगे क्या? नहीं बोल सकते सर, कोई लॉजिक नहीं है। कोयल को कोयल ही क्यों बोलते हैं? आग को आग ही क्यों बोलते हैं? पानी क्यों नहीं बोलते? और पानी को पानी ही क्यों बोलते हैं? आग क्यों नहीं बोलते? इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता। आपने रैंडमली उसको नाम दे दिया है, आपने रैंडमली उसको नाम दे दिया, और रैंडम बोल दिया मतलब वो क्या है? यादृच्छिक। तो ये यादृच्छिकता के 2 तरीके होते हैं भाषा में। और ये ऐसा नहीं कि केवल हिंदी में है, नहीं। काऊ को काऊ ही क्यों बोलते हैं? कोई रीजन नहीं। रीजन बताओ। रैट को रैट ही क्यों बोलते हैं? कोई रीजन बताओ। रटते रहता है क्या दिन भर किताब? नहीं, कोई लॉजिक नहीं है। तो तर्कों से बाहर है ये। किसी वस्तु का नामकरण क्यों हुआ है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता। ये दूसरे प्रकार की यादृच्छिकता है। तो भाषा में यादृच्छिकता का गुण होता है। हर भाषा यादृच्छिक होती है, ठीक है। संस्कृत में थोड़ी सी कम होती थी यादृच्छिकता, संस्कृत में थोड़ी सी कम होती थी, लेकिन बाकी सभी भाषाओं में यादृच्छिकता परमानेंट है। अगला, भाषा का निश्चित ध्वनि चिन्ह होता है। हर भाषा के निश्चित क्या होते हैं? ध्वनि चिन्ह। और इन ध्वनि चिन्हों को कहा जाता है लिपि। इन ध्वनि चिन्हों को क्या कहा जाता है?
लिपि कहा जाता है। हर भाषा का एक निश्चित ध्वनि चिन्ह होता है। जैसे हमारी हिंदी है, वो कौन से ध्वनि चिन्हों में लिखी जाती है? देवनागरी में, है कि नहीं? पंजाबी है, गुरुमुखी में लिखी जाती है। हर भाषा का एक क्या है? लिपि है। अंग्रेजी है, रोमन लिपि में लिखी जाएगी। तो हर भाषा की एक निश्चित ध्वनि चिन्ह, एक पद्धति होती है, उसको आप क्या कहते हैं? लिपि। अब यहां से लिपि शब्द आया है, तो आप लोग देवनागरी के विकास का जो क्रम है उसको भी कम से कम याद रखना। रिजॉइन करके देखिए अंजलि, कुछ नहीं दिख रहा है तो रिजॉइन करके देखिए एक बार, है ना। चलिए, जैसे मैंने आपको कहा कि देवनागरी का विकास क्रम जानना है। भारत में अधिकांश जो लिपियां हैं उनका विकास कहां से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। ब्राह्मी लिपि से अधिकांश भाषाएं, अधिकांश लिपियों का जन्म हुआ है। अब ये जो ब्राह्मी लिपि है ये धीरे धीरे विकसित होकर के धीरे धीरे विकसित होती है और गुप्त लिपि में परिवर्तित हो जाती है। गुप्त लिपि, गुप्त लिपि का परिवर्तन होता है नागरी लिपि में, और नागरी लिपि परिवर्तित होकर के अंत में क्या बनाती है? देवनागरी लिपि। ये सीक्वेंस कभी कभी एग्जाम में पूछा हुआ है ना। चलिए, तो ये भाषा के कुछ बेसिक गुण हैं, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना। यहां से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन इसके बीच बीच में जो फैक्ट मैंने बताया ना आपको, ये सारे, ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ये वाला तो, ये क्वेश्चन तो शिक्षक भर्ती में भी आया था जहां तक, ठीक है। तो इसको याद रखना, जो बीच बीच में आपको फैक्ट बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगला है इसी में भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार, भाषा के प्रकार बोलने का मतलब क्या हुआ? क्या हुआ मैडम? भाषा के प्रकार बोल रहा हूं मतलब क्या है? बोलो बोलो बोलो। अच्छा, तो वैसे भाषा के प्रकार नहीं, भाषा के प्रकार अगर मैं बोलूं तो सीधा सा मतलब होता है मैं अपने भावों की अभिव्यक्ति कितने तरीकों से कर सकता हूं। भाषा क्या है? भावाभिव्यक्ति, भावों को अभिव्यक्त करना। कितने तरीकों से मैं अपने भावों की अभिव्यक्ति कर सकता हूं, यही भाषा के प्रकार है। भावाभिव्यक्ति जो है ये 3 तरीकों से की जाती है, इसीलिए भाषा के प्रकार कितने? 3। पहला है मौखिक भाषा। पहला है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा ऐसी भाषा है जिसमें भावाभिव्यक्ति के लिए ध्वनियों का प्रयोग होता है। ध्वनि का प्रयोग होता है, ध्वनियों के माध्यम से भावों की अभिव्यक्ति की जाती है, ठीक है। जैसे मैं आपसे जब बात कर रहा हूं तो मेरे मुंह से कुछ ध्वनियां निकल रही हैं, इन ध्वनियों में कुछ अर्थ छुपे हैं, इन अर्थों को आप समझते हैं, ये ध्वनियां आप तक पहुंच रही हैं, मेरा भाव आप तक पहुंच गया, हो गया यही, ठीक। तो मौखिक भाषा का माध्यम क्या है? ध्वनि। दूसरा है लिखित भाषा, और लिखित भाषा में भावाभिव्यक्ति के लिए ध्वनि चिन्हों का प्रयोग होता है। ध्वनि चिन्हों का प्रयोग होता है। ध्वनि चिन्ह कहने का मतलब अभी आपने देखा लिपि का प्रयोग होता है ना, ठीक है। तो ध्वनि चिन्हों के प्रयोग के माध्यम से जब भावाभिव्यक्ति होती है तो उसको आप क्या कहते हैं? लिखित भाषा। जैसे मान लो आप कोई साहित्य पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कोई लेटर पढ़ रहे हो, सब क्या है? सब लिखित भाषा है। जब लिखे हुए रूप में ध्वनि चिन्हों के माध्यम से भाव संप्रेषण होता है तब वहां पर लिखित भाषा होती है। तीसरा है यहाँ पर सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा में भाव संप्रेषण के लिए ना तो ध्वनियों का प्रयोग होता है ना ध्वनि चिन्हों का।
यहाँ पर संकेतों का प्रयोग होता है और संकेतों के माध्यम से भाव संप्रेषण किया जाता है। इसका अच्छा उदाहरण है ट्रैफिक सिग्नल। इसका अच्छा उदाहरण क्या है? ट्रैफिक सिग्नल। अब ये ट्रैफिक सिग्नल बोलने का मतलब समझ गए ना? हाँ, लाल कलर, हरा कलर और लाल, हरा और नारंगी कलर। ठीक है, ये तीन प्रकार के रंग होते हैं। वहां पर कभी भी आप सिग्नल में देखना, कुछ भी लिखा हुआ आता है क्या पट्टी में? नहीं आता सर, नहीं आता। कुछ भी लिखा हुआ, इधर से आने वाले उधर चलो, उधर से आने वाले इधर, लिख के आता है क्या? नहीं आता है। या कोई आवाज आते रहती है वहां से, इधर से आने वाले यात्री इधर से चलिए, उधर से आने, यानी ना तो लिखित भाषा है ना मौखिक भाषा का प्रयोग है। वहां पर केवल तीन प्रकार के सिग्नल लगे हैं, तीन प्रकार की लाइटें लगी हैं, है कि नहीं? लाल होता है, हरा होता है और नारंगी होता है। लाल है मतलब रुकना है, हरा है मतलब चलना है और नारंगी है मतलब तैयार रहना है। यही होता है। पढ़े लिखे हो इसलिए आप अर्थ समझते हो और पालन करते हो, नहीं पढ़े रहते तो सिग्नल तोड़ते हैं फिर, है कि नहीं? जिन लोग नहीं समझते उन लोग को कैसे कर लोगे, है नहीं? हाँ, तो ट्रैफिक सिग्नल जो है ये सबसे अच्छा उदाहरण है किसके? सांकेतिक भाषा के। सांकेतिक भाषा में संकेतों के माध्यम से भाव संप्रेषण किया जाता है। तो ये तीन प्रकार की भाषाएं हैं। सीधे तौर पर कहूं तो हमारे भावों की अभिव्यक्ति जो है ये आप तीन तरीके से कर सकते हो। एक मौखिक रूप में, दूसरा लिखित रूप में और तीसरा सांकेतिक रूप में। ये तीन तरीके होते हैं, इसीलिए भाषा के प्रकार कितने होते हैं? तीन। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। चलिए, तो भाषा के कितने प्रकार होते हैं क्वेश्चन आया हुआ है। अब अगला हेडिंग डालेंगे हिंदी का विकास क्रम। भाषा बोध वाला टॉपिक खत्म। भाषा बोध वाले टॉपिक से आपको पढ़ना क्या क्या है, जितना फैक्ट बताया हूं यहाँ पे आपको, ये सारे फैक्ट आप बिल्कुल जहन में रखना कि भाषा शब्द जो है ये कहां से आई है? भाष धातु से। भाष धातु का मतलब होता है क्या? बोलना। पाणिनि की पुस्तक का नाम, पतंजलि की पुस्तक का नाम। इतिहास में भी पढ़ते हो आप, इतिहास में भी पढ़ते हो आप इसको। ठीक है, पुस्तक का नाम आपने पढ़ लिया। इसके बाद यहाँ पर मैंने आपको और कुछ कुछ फैक्ट बताए, ये तत्सम तद्भव भी चाहो तो याद कर लेना। हिंदी में, सॉरी अंग्रेजी में अनुवाद होने वाली पहली पुस्तक अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक, अब अगला हेडिंग डालेंगे हिंदी का विकास क्रम। लिपि का विकास क्रम आपको पता चला, वो भी याद रखना है। ठीक, हिंदी का विकास क्रम बोलने का मतलब क्या है? सबसे पहले तो ये समझना है हिंदी का विकास क्रम बोलने का मतलब क्या। देखो, हमने ये नहीं कहा कि हिंदी की उत्पत्ति हुई है। कहा क्या? हिंदी की उत्पत्ति नहीं हुई है। हिंदी कोई पेड़ थोड़ी है जो उगेगा, नहीं। हिंदी धीरे धीरे क्या हुई है? विकसित हुई है। कोई भी भाषा हो वो अचानक से नहीं उग जाती है। उस भाषा का एक निश्चित विकास क्रम होता है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे कोई भी भाषा हो, उसका एक निश्चित विकास क्रम होता है। जैसे हिंदी का विकास क्रम प्रारंभ होता है कहां से? संस्कृत से। हिंदी का विकास क्रम कहां से प्रारंभ हुआ है? संस्कृत से। अब ये जो संस्कृत है इसका प्राचीनतम स्वरूप हमको दिखाई पड़ता है किसमें? वेदों में। वेदों में। और वेदों की जो संस्कृत है उसको कहा जाता है वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत की कुछ खासियतें थी। वैदिक संस्कृत में दो गुण पाए जाते थे। एक गुण पाया जाता था योगात्मकता का, वैदिक संस्कृत योगात्मक भाषा थी, और दूसरा वैदिक संस्कृत संगीतात्मक भाषा थी। योगात्मक बोलने का मतलब सारे शब्दों आपस में जोड़ करके लिखा जाता था। ठीक है, अब देखिएगा इसमें लिख जाएगा आपको वैदिक संस्कृत, देखिएगा। नहीं, वो नहीं है। वैदिक संस्कृत है ये, दिख रहा है आपको? ऑनलाइन वालों को दिख रहा है ये? अरे हाँ, ये देखिए, ये है वैदिक संस्कृत, दिख रहा है?
ये वैदिक संस्कृत है। हमारी हिंदी में जैसे हम क्या करते हैं, सारे शब्दों को अलग अलग करके लिखते हैं। ये देखो, हिंदी अलग लिखे, का अलग लिखे, विकास क्रम अलग लिखे। यहाँ पर ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? ये देखो, पूरा एक साथ लिखा हुआ है ना, यानी सारे शब्दों को आपने क्या किया, जोड़ करके लिखा है। शिरोरेखा कहीं पर भी खंडित नहीं होती है। शिरोरेखा बोलने का मतलब जो आप लाइन लगाते हो ना ऊपर में, राम लिखे ऊपर में जो लाइन खींचे उसको शिरोरेखा या सुरेखा बोलते हैं। वो शिरोरेखा कहीं पर खंडित नहीं होती। ऐसे लगता है कि एक लाइन में कितना शब्द लिखा है, केवल एक शब्द लिखा है। तो भाषा का ये गुण कहलाता है क्या, योगात्मकता, जोड़ करके लिखना। दूसरा है संगीतात्मकता। वैदिक संस्कृत संगीतात्मक भाषा थी। काव्य है एक तरीके से देखा जाए, वेद जो है वो ऋचाओं में लिखे गए हैं, है ना। वेद में श्लोक होते हैं, श्लोक को क्या कहा जाता है, ऋचा कहा जाता है। और ऋचाएं जो है वो पढ़ी नहीं जाती, ऋचाएं गाई जाती हैं। वेदों को पढ़ने से पहले आप सभी को वेदांग पढ़ाए जाते हैं। आप कभी वेद पाठी लोग से पूछना, है ना, जो गुरुकुल वगैरह में पढ़े हैं, उनको पूछिएगा वेद पढ़ने के पहले क्या पढ़ाया जाता है उनको। 6 वेदांग पढ़ाए जाते हैं। 6 वेदांग होते हैं, सुना होगा आपने। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? हाँ, क्या होता है? हाँ, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष और एक छंद। ये 6 क्या है, वेदांग है। यदि आप इनको नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपसे वेद सही अर्थ आप नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, सही अर्थ आप नहीं निकाल पाओगे। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे शब्दों को गलत तरीके से इंटरप्रिटेट किया गया है, बहुत सारे शब्द हैं हमारे यहाँ। ठीक है, जैसे इसमें एक एक बहुत फेमस शब्द है योग। योग शब्द है ना। योग शब्द का मतलब क्या होता है, जोड़ना। बस इसी को जानते हैं हम लोग, यही जानते हैं ना। जबकि आप जब वेदांग पढ़ेंगे तो निरुक्त वेदांग में आपको 3 अलग अलग जगह युजिर शब्द मिलेंगे। ये जिस धातु से निकला है ना, युज धातु, जिसको हम बोलते हैं युज धातु, ये आपको 3 जगह पे मिलेगा। गण पाठ करेंगे ना तो 3 जगह पे मिलता है। देवादि गण में मिलता है, तिवादि गण में मिलता है और रुदादि गण में मिलता है। 3 गण है वहां पे। ठीक है, बहुत सारे गण हैं, उसमें से 3 गणों में हमको ये शब्द मिलता है। अरे लिखो मत। ठीक है, हाँ, ये शब्द मिलता है। एक जगह योग का मतलब होता है जोड़ना, एक का मतलब होता है समाधि। वो समाधि वाला योग जो है योग दर्शन है। और हम लोग योग का मतलब वो जो समाधि वाला योग है उसको जोड़ने वाला, आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है, वो ऐसे चला है। ठीक है, अलग अलग गण होते हैं हमारे यहाँ। जैसे हमारे यहाँ ही जोड़ना शब्द अगर मैं बोलूं तो जोड़ना 2 प्रकार का है। 2 प्रकार का है जोड़ना। कैसे, ईंट से ईंट जोड़ते हो, नव निर्माण, वो एक जोड़ना है। टूटी हुई हड्डियों को भी आप रिपेयरिंग करते हो, उसको भी जोड़ना बोलते हो। संस्कृत में यही खासियत है, हर चीज के लिए शब्द है वहां पे। ठीक है, कुछ ना कुछ नाम मिलेगा वहां पे, ऐसा है। ठीक, चलिए, तो ये 6 वेदांग आपको पढ़ाए जाते हैं। इन 6 वेदांगों में एक जगह आपको दिखता है क्या, छंद। छंद का मतलब क्या होता है, अभी लिखो मत निशी। ठीक है, हाँ, छंद का मतलब क्या होता है, लयबद्ध रचना। ठीक है, यानी लयात्मक छंदों को, लयात्मक रचनाओं को आप कैसे पढ़ेंगे, इन सब के बारे में कहा लिखा है छंद में। अलग अलग छंद होते हैं, आपने सुना होगा, है ना। जैसे दोहा है, चौपाई है, सोठा है, ये हिंदी के छंद है ना। अनुष्टुप हो गया, त्रिष्टुप हो गया, ये सब छंद संस्कृत में मिलते हैं हमको। जैसे भगवत गीता हमारे यहाँ पढ़ते हैं, है ना, या महाभारत पढ़ते हैं, वो अनुष्टुप छंद में लिखा गया है। तो छंद हमारे यहाँ है, छंदों का अध्ययन कराया जाता है। और छंद यदि नहीं पढ़े हैं तो आपको वेद समझ नहीं आएंगे, वेद आपको याद नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते सर? इसके पीछे रीजन देखो, ये संगीतात्मक क्यों बनाए गए, इसके पीछे भी लॉजिक है। अगर मैं आपको बोलूं ना कि आपको आज का न्यूज़पेपर पढ़े होगे, पहला जो पैराग्राफ है उसको एकदम वर्ड टू वर्ड सुनाओ, पॉसिबल नहीं है। आप पढ़े होगे न्यूज़पेपर, आपको पता होगा क्या लिखा है, लेकिन वर्ड टू वर्ड सुना पाओगे क्या, एकदम शब्दशः नहीं सुना पाओगे। क्यों? मानवीय बुद्धि की सीमा।
हमारा दिमाग जो है वो एक निश्चित सीमा तक ही शब्दों को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है कि नहीं। सारे शब्दों को हम नहीं पढ़ते, कीवर्ड्स को उठा लेते हैं बस, है कि नहीं, यही होता है हमारे साथ। लेकिन अभी अगर मैं बोलूं ना कि चलो भाई एक आठो पिक्चर का गाना सुनाओ, सुना दोगे। वो छोड़ो, आपको अगर मैं अभी पहला लाइन बोलूं ना तो आप आगे का लाइन भी गा दोगे। हुए बहुत दिन बुढ़िया एक, हाँ चलती थी लाठी को टेक, आगे उसके पास बहुत था माल, जाना था उसको ससुराल, मगर राह में लेते थे राह। याद है? क्यों याद है सर? लयात्मकता। इस लयात्मकता के कारण ही आपको ये चीजें याद है कि नहीं। वेदों को आपने सुना होगा कि वेद जो होते थे ये श्रुति मूलक ग्रंथ होते थे, सुने? श्रुति मूलक बोलने का मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करने के लिए उपनिषद की परंपरा चला करती थी हमारे यहाँ। उपनिषद बोलने का मतलब सामने शिष्य को बिठाओ और गुरु उसको क्या देता था, ज्ञान देता था। अब वेद ज्ञान है, ज्ञान को याद कराना है तो क्या पैराग्राफ वाले में उसको याद रहेगा शिष्य को? नहीं। इसीलिए गुरु जो है वो उसको किस रूप में याद करवाता था? संगीत के रूप में। ठीक है, श्रुत धातु से बना ना श्रुति, श्रुति यानी श्रुत, सुनना, सुना सुना करके उसको वेद याद कराया जाता था। इसीलिए देखना वेद पाठी ब्राह्मण या वेद को देखो आप, कहीं भी पढ़े वेद, कोई भी वेद पढ़े, उसकी लयात्मकता समान होती है। चाहे जम्मू कश्मीर में पढ़वा लो, चाहे बिहार में पढ़वा लो, चाहे गुजरात में पढ़वा लो, कहीं पढ़वा लो, उसकी लयात्मकता सेम होती है। क्यों? क्योंकि वेद पढ़ते समय दो चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, एक तो छंद और दूसरा व्याकरण। छंद और व्याकरण को बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। व्याकरण से वर्णों के शुद्ध उच्चारण को महत्व मिलता है, पता चलता है हमें, और छंद से पता चलता है उसकी लयात्मकता का। ठीक है, तो वैदिक संस्कृत में ये दोनों चीजें उपस्थित थी। वापस आ गए घूम फिर के। ठीक है, तो योगात्मकता, योगात्मकता थी वैदिक संस्कृत में, आपने देखी कैसी योगात्मकता थी, ये योगात्मकता थी। दूसरा, वैदिक संस्कृत संगीतात्मक थी। तो क्यों संगीतात्मक बनाया गया, इसके पीछे का रीजन ये था। ठीक है, अब वेदों का जो समय है ये माना जाता है लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास, 1500 बीसी के आसपास माना जाता है समय किसका, वेदों का। अब मैंने आपको कहा कि कोई भी भाषा कभी भी स्थिर नहीं हो सकती, स्थायी नहीं हो सकती, इसके स्वरूप में क्या होता रहेगा, निरंतर परिवर्तन होता रहेगा। तो वैदिक संस्कृत भी तो है अंततः एक भाषा ही। वैदिक संस्कृत सरलीकृत हुई और वैदिक संस्कृत के सरलीकरण से लौकिक संस्कृत का जन्म होता है। लौकिक संस्कृत वो संस्कृत है जिसमें आपने बचपन में स्कूल में कहानियां पढ़ी होंगी, पढ़ा है सबने? संस्कृत पढ़े हैं कि नहीं, 10वीं तक? हाँ, उसमें आपने कहानियां पढ़ी होंगी, पढ़े हैं कहानी? हाँ, वो जो कहानियां जिस भाषा में लिखी हुई हैं वो लौकिक संस्कृत है। लौकिक संस्कृत में सारे शब्दों को अलग अलग करके लिखा जाता है कि नहीं, सारे ऊपर में शिरोरेखा खंडित हो जाती है। अब सारे शब्दों को आपने क्या किया, अलग अलग रूपों में अलग अलग बांट बांट करके लिखना शुरू कर दिया। लौकिक संस्कृत का समय माना जाता है लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास। अब लौकिक संस्कृत भी भाषा है, भाषा है, फिर बदलेगी। लौकिक संस्कृत के सरलीकरण के फलस्वरूप लगभग 500 ईसा पूर्व के आसपास, 500 से 600 ईसा पूर्व के आसपास एक भाषा का जन्म होता है जिसका नाम क्या है, पाली भाषा। कहीं 500 लिखा होगा, कहीं 600 लिखा होगा, कंफ्यूज मत होना, ये आसपास की भाषा है। ठीक, पाली भाषा जो है इसको भारत की प्रथम जनभाषा का दर्जा प्राप्त है। भारत की प्रथम जनभाषा बोले या भारत की प्रथम लोक भाषा बोले, कौन सी भाषा है, पाली भाषा। पाली भाषा भारत की प्रथम जनभाषा है। ये बहुत सरल थी बोलने में, ये बोलने लायक थी, संस्कृत की तुलना में बहुत आसान थी। इसीलिए इसको लोग जो हैं ये आपस में बातचीत करने के लिए प्रयोग में लाते थे। इसलिए इसको क्या कहा गया, भारत की प्रथम जनभाषा। और यही कारण था कि गौतम बुद्ध ने अपने
अपनी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार कौन सी भाषा में किया था? पाली भाषा में, है ना। गौतम बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, जो धम्म चक्र प्रवर्तन शब्द आप सुनते हैं, वो शब्द कहाँ से आया है? पाली भाषा से। ठीक है, तो पाली भाषा क्या है? भारत की प्रथम जनभाषा या भारत की प्रथम लोक भाषा। लगभग, अब देखो, ये जो पाली भाषा है ये भी सरलीकृत होगी, और पहली सदी के आसपास प्राकृत भाषा विकसित होती है। पाली भाषा से कौन विकसित हुई? प्राकृत भाषा। ये जो प्राकृत भाषा है, ये भारत की सीमा में शिलालेखों की प्रथम भाषा बनी। शिलालेखों की प्रथम भाषा। क्यों ऐसा बोला गया सर? देखिए, हमारे जानकारी में अभी तक ज्ञात जो शिलालेख हैं, जो पढ़े जा सके हैं, वो किसके हैं? अशोक के शिलालेख। अशोक के शिलालेख आपको दिखते हैं, है कि नहीं? कब खोजा गया था? 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था इसको, है ना। और खोजा गया था लगभग 1750 के आसपास। टी फैनथेलर नाम का व्यक्ति था, उसने इसको खोजा था। ठीक है, फैनथेलर ने खोजा था, और इसको पढ़ा पढ़ा किसने पहली बार? जेम्स प्रिंसेप ने। वो अभी तक में ज्ञात पढ़े जा सकने योग्य सबसे प्राचीन शिलालेख है। इसीलिए शिलालेखों की प्रथम भाषा हम किसको मानते हैं? प्राकृत भाषा को। ठीक है, अब प्राकृत भाषा भी आगे बढ़ती है, और प्राकृत भाषा के विकास से लगभग 10वीं सदी के आसपास अपभ्रंशों का विकास होता है। 10वीं सदी के आसपास क्या दिखेगा आपको? अपभ्रंश दिखेंगे। ये अपभ्रंश क्या है सर? ये प्राकृत के विकसित रूप हैं। प्राकृत के विकास से किनका निर्माण हुआ है? अपभ्रंशों का निर्माण हुआ है। अपभ्रंश जो हैं, इनकी संख्या थी 7। इनकी संख्या कितनी थी? 7। और पहली बार ऐसा होगा कि कोई भाषा जो है वो क्षेत्रीयता के आधार पर बढ़ जाएगी। यानी प्राकृत भाषा किसके आधार पर बटेगी? क्षेत्रीयता के आधार। अभी तक क्या हो रहा है? भाषा केवल सरलीकृत होती जा रही है, सरल होती जा रही है। प्राकृत भाषा के टाइम पे ऐसा होता है कि प्राकृत भाषा विकसित होने के साथ साथ विभाजित भी होती है। विकसित तो होगी, साथ में और क्या होगी? विभाजित। और इसके विभाजन से 7 खंड बनेंगे। इन 7 खंडों को क्या नाम दिया गया है? अपभ्रंश। और ये 7 खंड कौन कौन से थे सर? तो 7 खंडों के नाम आप याद रखिएगा। ये 7 खंड कौन कौन से हैं? देखिए, ऐसे हुआ करते थे हम लोग, ऐसे थे ना। बट गए अंग्रेज लोग, माई बाप लोग तोड़ ताड़ दिए हम लोग को, है ना। हाँ, चलिए, 7 भाग थे। पहला जो भाग था वो विकसित हुआ पंजाब के सिंध प्रांत में, यहाँ पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, और इसको नाम दिया गया ब्राचड़। क्या नाम दिया आपने? ब्राचड़। दूसरा भाग आपको दिखाई पड़ेगा यहाँ, पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी दिल्ली, मतलब राजस्थान और पश्चिमी दिल्ली वाला हिस्सा। इसको नाम दिया गया शौरसेनी। क्या नाम दिया आपने? शौरसेनी। सूरसेन जनपद हुआ करता था यहाँ पर पहले। ठीक है, जरासंध का नाम सुना? जरासंध का नाम, उनके पिता का नाम था सूरसेन, और उन्हीं के नाम पर उनकी राजधानी थी ना मथुरा। ये मथुरा यहीं पर है, पश्चिमी दिल्ली के पास में। ठीक, अब शौरसेनी आ गई। शौरसेनी के बाद इसके ठीक ऊपर ये पंजाब वाला हिस्सा। पंजाब वाले हिस्से में पैशाची भाषा विकसित हुई, पैशाची अपभ्रंश जिसको हम बोलते हैं। इसके ठीक ऊपर ये वाला हिस्सा जो है हमारा, यहाँ पर खस अपभ्रंश बना। खस खस अपभ्रंश का जन्म होता है। एक भाग जो है, इसका क्षेत्र सबसे बड़ा था, क्योंकि मगध प्रांत शुरू से ही सबसे बड़ा रहा है कि नहीं। ये पूरा क्षेत्र इसके अंतर्गत रखा जाता है, और इसको नाम दिया गया है मागधी। क्या नाम दिया आपने? मागधी। एक भाग जो है ये आपको दिखाई पड़ता है यहाँ, यहाँ, इसको आपने नाम दिया अर्ध मागधी।
6 हो गए। एक भाग हमको दिखाई पड़ता है यहां पर, ये देखिए ये वाला हिस्सा, और इस हिस्से में जो अपभ्रंश बना उसको नाम दिया जाता है महाराष्ट्री। क्या नाम दिया आपने? महाराष्ट्री। तो ये 7 अपभ्रंश थे। प्राकृत भाषा का विखंडन, विभाजन, विकास इन 7 भागों में बंट करके हुआ है। ठीक है, महाराष्ट्री, ब्राचड़, शौरसेनी, पैशाची, खस, मागधी और अर्धमागधी। सीक्वेंस याद रखने की जरूरत नहीं है, जैसा चाहो वैसा याद रख सकते हो। हाँ, 7 अपभ्रंश के नाम याद रखिए। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अर्धमागधी से छत्तीसगढ़ी विकसित हुई है ना। कालांतर में यही जो 7 अपभ्रंश हैं, इन्हीं से आधुनिक भाषाओं का विकास हुआ है। ठीक है, यानी अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी का विकास इन्हीं अपभ्रंशों से हुआ है। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि अपभ्रंश और हिंदी के बीच में, अपभ्रंश और हिंदी के बीच में कुछ भाषा शास्त्रियों का ये मत है कि यहाँ पर एक कड़ी और आती है जिसका नाम है अवहट्ट। अवहट्ट, और फिर इन अवहट्टों से हिंदी विकसित होती है। ठीक है, ये अवहट्ट जो है अपभ्रंश के बाद बनते हैं और अवहट्ट के बाद आती है आधुनिक भाषा। ठीक है, तो यहां से याद क्या करना है सर? अभी बचा हुआ है ना, ऐसा नहीं कि हो गया, बचा हुआ है। याद क्या करना है? सबसे पहले याद करना है ये पूरा सीक्वेंस। सबसे पहले वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, हिंदी। ये पहला चीज याद करने लायक। दूसरा चीज, ये जो बीच बीच में आपको मैंने फैक्ट बताया है ना, इसको याद रखिए। अपभ्रंशों की संख्या कितनी थी? 7 थी, और 7 अपभ्रंश 7 अवहट्टों में बटे और इन अवहट्टों से आधुनिक भाषाएं विकसित हुई। याद हो जाएगा? ठीक, अब हिंदी के संबंध में थोड़ी सी बात कर लेते हैं ना, इन अपभ्रंशों के बारे में। अपभ्रंश जो हैं, इसमें सब कुछ नहीं पढ़ना है आपको। ये जानना जरूरी है कि ये जो 7 अपभ्रंश हैं, इन्हीं 7 अपभ्रंशों से आधुनिक भाषाएं विकसित हुई हैं। जैसे महाराष्ट्र से मराठी भाषा निकल करके आई, ब्राचड़ से सिंधी भाषा निकल करके आई, शौरसेनी से जो मारवाड़ी भाषा है, राजस्थानी भाषा है, ब्रज भाषा है, इनका विकास होता है यहाँ से। पैशाची से पंजाबी भाषा विकसित होती है। खस अपभ्रंश है, यहाँ से पहाड़ी, गढ़वाली, कुमायूनी जैसी भाषाएं आती हैं। अगला है मागधी, तो मागधी का क्षेत्र बड़ा है, इसीलिए यहाँ से भाषाओं की संख्या भी ज्यादा निकली। बांग्ला, उड़िया, असमिया, मैथिली, भोजपुरी, सारी भाषाएं, इन सबका विकास कहां से हुआ है? मागधी अपभ्रंश से हुआ है। अर्धमागधी से 3 प्रमुख भाषाएं निकली हैं। 3 प्रमुख भाषाएं, एक निकली है हमारी छत्तीसगढ़ी। एक भाषा कौन सी है? छत्तीसगढ़ी। दूसरी यहां से निकली है अवधी, और तीसरी यहां से निकली है बघेली। छत्तीसगढ़ी, अवधी और बघेली। तो एक क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि छत्तीसगढ़ी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? अर्धमागधी। छत्तीसगढ़ी की जुड़वा बहन किन 2 भाषाओं को कहा जाता है? तो एक है अवधी और एक बघेली। ठीक है, इन दोनों भाषाओं को छत्तीसगढ़ी की जुड़वा बहन या सहोदरा की संज्ञा दी जाती है। सहोदरा, सहोदरा का मतलब भी बहन ही होता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी की जुड़वा बहन या छत्तीसगढ़ी की सहोदरा, किन 2 भाषाओं को? एक अवधी और दूसरी बघेली। याद रहेगा? पूर्वी बघेलखंड का पठार पड़ता है ना हमारे यहाँ। हाँ, बघेलखंड का पठार। ठीक है, बुंदेली नहीं है, याद रखना। नहीं तो पूर्वी बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड हमारे यहाँ नहीं है, वो उधर है, एमपी में है। ठीक, महाराष्ट्र से मराठी निकलती है ना, कोंकणी निकलती है। कहीं कहीं पर किताबों में गुजराती भाषा शौरसेनी में दिया है, कहीं पर महाराष्ट्री में, लेकिन जो साहित्य भवन की किताब है उसमें दिया हुआ है ये गुजराती, मराठी भाषा इससे निकली है, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से निकली हुई है। ठीक है, चलिए, तो ये 7 अपभ्रंश, इन अपभ्रंशों से अवहट्ट
और अवहट्टों से फिर हिंदी का निर्माण हुआ है। हिंदी का निर्माण माना जाता है या हिंदी का विकास माना जाता है इन सातों अपभ्रंशों के बीच में, यहां लगभग इस क्षेत्र में, यहां माना जाता है हिंदी का विकास। और हिंदी का विकास यहां पर मानने से हिंदी को बांटना आसान हो जाता है पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी में। तो पूर्वी हिंदी में आती है आपकी मागधी और अर्धमागधी। इसीलिए क्वेश्चन आता है कि छत्तीसगढ़ी किस उप क्षेत्र की भाषा है या बोली है, तो किस उप क्षेत्र की है? पूर्वी हिंदी की। ठीक है, पूर्वी हिंदी की भाषा है कौन? छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी में कौन आएगा? शौरसेनी। और हिंदी पर सर्वाधिक प्रभाव यदि किसी अपभ्रंश का पड़ा है तो वो है शौरसेनी। हिंदी पर सर्वाधिक प्रभाव, इसको लिखना ये फैक्ट्स को, हिंदी पर सर्वाधिक प्रभाव किस अपभ्रंश का पड़ा है? शौरसेनी का। क्यों सर? क्योंकि शौरसेनी से ही निकल करके आती है खड़ी बोली। नाम सुना है? हाँ, ये शौरसेनी से ही निर्मित होती है, शौरसेनी से ही विकसित हुई है। और हिंदी का जो मानक स्वरूप है ये खड़ी बोली है। हिंदी का मानक स्वरूप जो है, या इसी को हम लोग टकसाली हिंदी बोलते हैं, याद रखना, टकसाली हिंदी या टकसाली हिंदी, ये लिखा है। ये कौन है? ये खड़ी बोली है। ठीक है, ये यहां तक। शौरसेनी हिंदी पर सर्वाधिक प्रभाव, शौरसेनी अपभ्रंश का। हो गया? लिख लेंगे ना इसको? लिख लिया हो? हाँ, जल्दी से लिखो। आप लोगों को समझ आ रहा है? ऑनलाइन वाले एकदम साइलेंट हो गए हो यार। निशी, पद्मनी, आशा, भावना, समझ आ रहा है ना? कठिन तो नहीं लग रही है? हो सकता है ये टॉपिक आप पहली बार पढ़ रहे हो सकता है ये। ठीक है, लेकिन यहाँ से पिछले बदले हुए पैटर्न में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट। ठीक है, इसीलिए इसको पढ़ना जरूरी है। नोट्स कैसे बनाए सर? आपको पीडीएफ जो मिलेगा ना, ठीक है, वीडियो देखते देखते इसको देखना है ना, दोनों उसको टैब को ओपन कर लिए रहना, उसको देखते देखते, वीडियो को देखते देखते आप जितना लिख सकते हो लिखिएगा। ठीक है, फिर पीडीएफ आपको रिवाइज करने के काम आएगा, पीडीएफ से रिवीजन करना आप। ठीक है, नोट्स बनाना है, वीडियो देखते देखते बनाना। हो सकता है ये वीडियो क्या बोलते हैं यूट्यूब में भी डल जाए। ठीक है, नहीं रहेगा तो आपके पास तो रिकॉर्डिंग में है ही, काहे टेंशन ले रहे हो? ठीक है, चलिए, ये आपको सातों अपभ्रंशों के बारे में जानकारी। अब इसी में मैं एक चीज ऐड करूं, तो कल हमको जो पढ़ना है उसके बारे में बता देता हूं, है ना? कल हमको क्या क्या पढ़ना है। कल हम देखेंगे हिंदी, या यूं कहें भाषा के संबंध में संवैधानिक प्रावधान। संवैधानिक प्रावधान, और पॉसिबल हो तो कल मैंने जो आज टॉपिक पढ़ाया है उसके एमसीक्यू आपको कराऊंगा। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं आपको एक जनरल आइडिया हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, चलो, तो फिर कल मुलाकात होगी। कोई दिक्कत अभी तक में? आप लोग कोई दिक्कत? सारी चीजें समझ आई? ठीक है, कहीं पर भी डाउट होगा कभी भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए, चलिए तो फिर कल मुलाकात होगी आप लोगों से, है ना? अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।